हेलो एवरीवन। हमने एजुकेशन का डेवलपमेंट अलग अलग कमिटीज़ ने किस तरह से किया, क्या क्या सजेशंस दिए, पिछले वीडियोस में देख लिया था। एंशियंट पीरियड में मतलब एंशियंट पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। हमें पता है कि 26 सितंबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, और इस मिनिस्ट्री को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि कंट्री का जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा ये इस मिनिस्ट्री के ज़िम्मे था। इस मिनिस्ट्री के बेसिकली दो डिपार्टमेंट थे, स्कूल ऑफ एजुकेशन और एक था लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। एक चीज़ ध्यान रखें, 26 सितंबर 1985 के पहले तक इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बोलते थे। ठीक, अब देखने वाली बात ये है कि जब 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के एचआरडी किया गया तो इसके अंतर्गत कौन कौन से मतलब डिपार्टमेंट्स रखे गए। तो एक तो कल्चर डिपार्टमेंट था, है ना, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट था। इसके अलावा अगर इसका वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, ठीक है, खेल से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, और भी अलग अलग विभाग रखे गए थे। तो कौन कौन से विभाग जो इम्पोर्टेंट हमने ध्यान रखने हैं वो ये हैं। अब जो पहले एचआरडी मंत्री बने वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव बनाए गए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नाम है जैसे वीपी सिंह हो गए, अर्जुन सिंह हो गए, माधवराव सिंधिया हो गए, ये जो है इस मुख्यालय के मंत्रालय के प्रमुख रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री थी ये किस टाइम पे बनी थी? तो राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम बनी थी। और सबसे बड़ा जो इनका उपलब्धि मानी जाती है वो ये थी कि दूसरी शिक्षा नीति इन्हीं के उसमें आई थी। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई तब क्या हुआ कि एचआरडी मंत्रालय जो था, एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी, उन्होंने संस्कृति विभाग को अलग कर दिया और 99 में एक अलग संस्कृति विभाग बना जिसका जो है बागडोर किसने संभाली? तो अनंत कुमार जी ने संभाली। अब जो यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट था उसे भी ग्रेजुअली एचआरडी मिनिस्ट्री से अलग कर दिया गया और वो भी जो है अनंत कुमार जी को दे दिया गया। इस तरह दो चेंजेस, जो प्रोमिनेंट चेंजेस थे वो वाजपेयी जी की सरकार के दौरान हुए। और इससे हम क्या समझ रहे हैं कि धीमे धीमे अलग से जो शिक्षा मंत्रालय है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसको बनाए जाने की एक राह बनती गई कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। 2006 में यूपीए 1 ने जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उसको अलग कर दिया एचआरडी से। अब एचआरडी के पास मुख्यतः क्या बचा? तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो मेन बचा वो शिक्षा बची, एजुकेशन बचा। जो लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? केसी पंत थे, जिन्होंने 1984 से 85 के पीरियड में सर्व किया और उसके बाद जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम बदल के एचआरडी हो गया था। ठीक है, सितंबर 2018 में जावड़ेकर जी जो थे एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने मोदी जी से जो है मिनिस्ट्री को रीनेम करने को कहा था। कौन सी मिनिस्ट्री को? एचआरडी मिनिस्ट्री को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करते वक्त कस्तूरी रंगन कमेटी के पास बहुत सारे सजेशंस आए थे और उसमें से मैक्सिमम सजेशंस जो हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के रीनेमिंग से रिलेटेड थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को जो है पास की गई और उसके साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है MHRD क्रिएट किया गया था। तो 174 नंबर का अमेंडमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। और अगर अभी की बात करें तो MHRD जो है दो डिपार्टमेंट्स के तहत काम कर रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इन दो डिपार्टमेंट्स के तहत काम करती है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अलावा 6 सब कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट, स्कॉलरशिप, लैंग्वेजेस, माइनॉरिटी एजुकेशन, ये सारे सब कैटेगरीज़ हैं। अब मिनिस्ट्री जो है इसको हेड कौन करता है? कैबिनेट मिनिस्टर करता है, जिसको एचआरडी मिनिस्टर भी बोला जाता है। ये जो एचआरडी मिनिस्टर रहता है उसको कौन फॉलो करता है? फॉलोड बाय 2 स्टेट मिनिस्टर्स। 2 स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, एक होगा हायर एजुकेशन के लिए और एक होंगे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए। और इसके अलावा काफ़ी सारे सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए।
अब इसी तरह से स्टेट मिनिस्ट्री भी होती है, जैसा कि हमने पढ़ा पहले कि कैबिनेट मिनिस्टर्स फॉलोड बाय 2 स्टेट मिनिस्टर्स, है ना। तो मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसमें क्या होगा, तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा सबसे पहले हेड, और उसको जो है फॉलो कर रहा होगा कोई स्टेट मिनिस्टर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी पॉलिसीज़ बनाएगी एजुकेशन से रिलेटेड, और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करने के लिए और ग्रांट्स वगैरह या एड्स वगैरह रिसीव करने के लिए। सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज़ के अलावा कुछ स्टैट्यूटरी काउंसिल और एपिक्स बॉडीज़ होंगी, जैसे कि हम जानते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICT हो गया, इकार हो गया, NCTE हो गया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, डेंटिस्ट काउंसिल हो गया, और होम्योपैथिक और इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड काउंसिल हो गई। अब जो MHRD होता है उसके सिर पे कौन होता है, मतलब उसके हेड कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। और अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो उसको ऑफिशियल लेवल पे सेक्रेटरी जो रहते हैं डिपार्टमेंट के वो एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी असिस्ट करते हैं, एजुकेशनल एडवाइज़र असिस्ट करते हैं, एकेडमिक और पॉलिसी मेकिंग मैटर्स जो होते हैं एजुकेशन से संबंधित, मतलब उसके ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इसके अलावा अलग अलग ब्यूरोज़ होते हैं। जो ब्यूरोज़ होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, तो जॉइंट सेक्रेटरी हेड होते हैं, जो कि जॉइंट एजुकेशन एडवाइज़र के बतौर काम करते हैं। अब हम सारी चीज़ों का एक जिस्ट देखते हैं। अब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया की अगर बात की जाए तो इसे हम 3 तरह से मतलब समेट सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशंस और अक्रेडिटेशन। पॉलिसी मेकिंग में आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, MHRD। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन। अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो UGC, MCI, PCI, है ना, NCTE, ICAR हो गया, स्टेट रेगुलेटर्स हो गए इसके अलावा। और अगर अक्रेडिटेशन की बात करें तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और एक होता है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये पूरा जो है जिस्ट है जो अभी तक हमने मतलब एजुकेशन सिस्टम हम जो पढ़ रहे थे उसके बारे में। अब आगे बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट स्टेटस मिला हुआ है। जो हमारा संविधान है भारत का वो एजुकेशनल फंक्शंस को 3 स्टेजेस पे डिवाइड करता है। एक है सेंट्रल और यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। हम ये जानते हैं 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, तो उस तरह से उसने डिवीज़न किया हुआ है। अब देखिए 1976 तक 1976 तक एजुकेशन जो है एक स्टेट सब्जेक्ट था। कुछ प्रोविजंस उसमें जो है सेंट्रल लेवल के लागू होते थे। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए संविधान में, और उसके साथ साथ उसने जो है एजुकेशन के स्टेटस पे भी फ़र्क डाला, यानी उसने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट जैसा कि हम सब जानते हैं वो लिस्ट होती है जिस पे यूनियन और स्टेट दोनों ही प्रावधान प्रोविजंस बना सकते हैं, और अगर इन केस ऑफ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन का बात प्रिवेल करता है। अब हम जो तीनों लिस्ट है उसमें क्या स्टेटस है एजुकेशन का, इसको देखते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि इसमें वो मैटर्स आते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, और एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सेंटर की होती है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है इस लिस्ट में आ रहे आइटम्स को, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्री 65 की। एंट्री 65 जो है बात करती है कि रिसर्च सेंटर्स फॉर स्पेशल स्टडीज़ उनके बारे में, साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंस के बारे में इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, प्रोफेशनल्स, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। ये पॉइंट्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपना एंट्री 65 में क्या क्या आता है ये ध्यान रखना है। अब एंट्री 66 की बात की जाए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट ऑफ UGC, इसकी बात इसमें की गई है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, मतलब किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस का जो कि हायर एजुकेशन में डील कर रही हैं, रिसर्च और साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एंट्री 66 में दी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली लोकल इंटरेस्ट होंगे, लोकल एम्स होंगे,
ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको फुलफ़िल करने के लिए ये मतलब उस चीज़ों को ये इंक्लूड करती है। जैसे कि एक चीज़ अगर एजुकेशन से संबंधित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जो दिया गया है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, ये जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर यानी यूनियन दोनों मिलके कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ नया लाते हैं, उसमें क्या क्या आता है, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, दोनों का काम है। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड में। एजुकेशनल कहीं ना कहीं इमोशनली इंटीग्रेट करने वाली होनी चाहिए। बेटर डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रॉपर और बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो भी फंड्स हैं उनका। क्वालिटी लीडरशिप होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से। बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं उनका। और मतलब एक इक्विलिटेरियन क्या होना चाहिए, पॉलिसीज़ होना चाहिए जो कि डिफ्रेंशिएट ना करे अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, एजुकेशन को एंट्री 11 में जगह दी गई थी स्टेट लिस्ट के, एंट्री 11 ऑफ द स्टेट लिस्ट। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तब एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 25 में जगह दी गई। ठीक है, ये हमने एंट्रीज़ दोनों याद रखनी है। इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसने 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया था, जिसमें से एक एजुकेशन हम जान चुके हैं। इसके अलावा था फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सॉरी, वो हाई के साथ कोर्ट नहीं लिखा हुआ है, हाई कोर्ट है वो। अब ये जिस कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये आइडिया इंडिया ने कहाँ से डिराइव किया है इस लिस्ट का, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से डिराइव किया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, अभी ये लिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें किस आर्टिकल में आती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 7 शेड्यूल में आर्टिकल 246 में जो है डिफ़ाइन किया गया है अलोकेशन ऑफ पावर्स के बारे में, कि किस तरीके से अलोकेट की जाएंगी पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और उसी के तहत 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि एजुकेशन आती है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गुड लक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।